हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉलिड स्टेट में अगला टॉपिक देखेंगे। अभी तक हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट 10-12 क्लासेस आ चुकी हैं सॉलिड वेस्ट के ऊपर। और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, प्लस जितने भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं सीपीसीबी के वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे चैनल पे। आप बीपीएससी प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम अलग से इसके लिए बना देंगे नया प्लेलिस्ट, जिसमें ये सारी वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगी। इसका सिलेबस और साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट के ऊपर हमने काफ़ी सारी लेक्चर्स अभी तक दे दी हैं। और उसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है पायरोलिसिस एंड गैसिफिकेशन। जो आप सिलेबस देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा पायरोलिसिस एंड गैसिफिकेशन। तो आज हम इसको देखेंगे काफ़ी डिटेल में, तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग भी नए हैं, जो पुराने हैं, वो लाइक कर लीजिए। Pyrolysis is an irreversible chemical change brought by an action of heat in an atmosphere devoid of O2। सिंपल समझिए, पायरोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है या ऐसा केमिकल चेंज है जिसमें बिना ऑक्सीजन के सप्लाई के आप किसी सब्सटेंस को जब जलाते हो, बहुत ही ज़्यादा हीट देते हो, तो उसे हम कहते हैं पायरोलिसिस। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन। तो याद रखिएगा, पायरोलिसिस को हम कार्बोनाइजेशन या फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में फॉर्म किया जाता है। जो भी रिएक्शन होगा 900 डिग्री सी टेम्परेचर सप्लाई चाहिए, इसीलिए ये जो रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे कुछ सारे सवाल आपके बन सकते हैं, तो एक एक करके देखते चलते हैं क्या सवाल हो सकते हैं। जैसे पायरोलिसिस प्रोसेस में सिंपल याद रखिएगा, हीटिंग द सब्सटेंस विदाउट ऑक्सीजन। जब बिना ऑक्सीजन के सप्लाई के किसी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो उसे हम पायरोलिसिस कहते हैं। तो हो सकता है कि इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए। या फिर इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन भी इसे कहा जाता है। इसके लिए टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई चाहिए, अलग से हमें टेम्परेचर देना होता है, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है, बेसिकली देखा गया है ऐसा कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, इथेन एंड नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड और केमिकल और प्लस चारकोल मिलता है इसमें। तो ये भी याद रखना है कि इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा। तो एंड प्रोडक्ट में याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा ये हार्मफुल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, इथेन एंड नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड्स, जिनको फिर से जलाया नहीं जा सकता है, दैट लिक्विड एंड केमिकल और चारकोल बनता है। इसका जो हीटिंग वैल्यू होता है, जो भी इसमें लिक्विड जनरेट होता है, उसका हीटिंग वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल के फॉर्म में। हम आगे देख लेते हैं कुछ रिएक्शंस कि अगर हम किसी और सब्सटेंस को जलाते हैं तो उसे क्या क्या मिलेगा। अगर मान लो सेलुलोज है, तो सेलुलोज को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें CO2H2O और हीट रिलीज होता है। सेम चीज़ जब मेथेन को हम जलाएंगे तो इसमें भी CO2H2O और हीट जनरेट होता है। इंसिनरेशन ऑलरेडी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इंसिनरेशन क्या होता है, तो पिछले वीडियोस में यानी कि आई थिंक 12th क्लास में हमने डिस्कस किया था इंसिनरेशन के बारे में, तो उसको जरूर देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। तो यहाँ पे बस एक लाइन समझ लो, इंसिनरेशन प्रोड्यूसेस एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम बट ड्यूरिंग पार्शियल डिकम्पोजिशन द रिएक्शन वुड बी। सिंपल समझिए, कंप्लीट डिकम्पोजिशन का मतलब है कि कार्बन जो है ये कंप्लीटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और CO2 बनाएगा, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट कंबसन, ओके, या कंप्लीट डिकम्पोजिशन। यहाँ पे जैसे ये हो रहा है कंप्लीट कंपोजिशन, इसमें क्या हो रहा है कि ये CO2 और H2O बन रहा है और हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पार्शियल डिकम्पोजिशन की बात करें कि पार्शियल डिकम्पोजिशन क्या होगा, तो इसमें पूरा एक रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन जो है वो आधा होता है। और इस केस में अगर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, सिंपली अगर किसी भी कार्बनिक सब्सटेंस को आप जलाते हो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो इस केस में
कंप्लीट कंबसन नहीं होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है। हो सकता है कि इस तरह का सवाल पूछ दे कि कार्बन का जब हम कंप्लीट कंबसन करते हैं तब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और जब इनकम्प्लीट कंबसन करते हैं तब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो याद रखिएगा, कंप्लीट कंबसन में CO2 बनता है और इनकम्प्लीट में CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये कंप्लीट कंबसन का एग्जांपल था कि मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो CO2 और H2O बन रहा है। वही यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबसन के केस में CO2 और H2 बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। वही CO प्लस H2 ये बनाता है फॉर्मल्डिहाइड। CO प्लस H2 अगर हाइड्रोजन की संख्या और हम बढ़ा देते हैं तो इस केस में ये मेथेनॉल बना लेता है। तो ये सब चीजें कुछ प्रोडक्ट आपको याद रखनी है। सिंपल में याद रखना है कि एक ही हाइड्रोकार्बन अलग अलग वैरायटी देता है, अलग अलग प्रोडक्ट होता है अगर हम पायरोलिसिस करते हैं उसका अलग अलग कंडीशन में तब। अब आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या चीजें दी हुई हैं। पायरोलिसिस दो तरह का हो सकता है, लो टेम्परेचर में और हाई टेम्परेचर में भी। प्रोडक्ट इसके कौन कौन से होते हैं तो याद रखना है, गैसेस कौन कौन से होंगे तो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में ही एक्चुअली मीथेन आते हैं। तो इसके अलावा हाइड्रोकार्बन में इथेन भी इसमें प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान रखिएगा, मीथेन, एथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस भी इसमें रिलीज होता है। लिक्विड में आपको याद रखना है, इसमें टार रिलीज होता है या पिच होगा या लाइट ऑयल जो होता है या लो बॉइलिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया या एसिटिक एसिड, एसीटोन या मेथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा इसमें चार भी बनते हैं और इस बेसिकली एलिमेंटल कार्बन जो है वो इनर्ट मटेरियल के साथ जब मिक्स हो जाता है तो उसे ही हम चार कहते हैं। एलिमेंटल कार्बन मतलब सिंपल जो ये कार्बन है, ये जब इनर्ट मटेरियल, जो भी इनर्ट मटेरियल उसमें होंगे मतलब जिसको जलाया नहीं जा सकता है, तो वो जब मिक्स हो जाते हैं आपस में तो उसे हम कहते हैं चार। तो इसमें तीन चीजें मिलती हैं, गैस, लिक्विड और चार, ये हमें याद रखना है। टाइप्स ऑफ पायरोलिसिस में देखोगे आप तो यहाँ पे दिया हुआ है लो टेम्परेचर प्रोसेस और हाई टेम्परेचर, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। दिस लो टेम्परेचर पायरोलिसिस यील्ड्स फ्यूल ऑयल। लो टेम्परेचर में फ्यूल ऑयल बनता है और गैरेट्स रिसर्च डेवलपमेंट कंपनी जो है ये 4 टन पर डे कैलिफोर्निया में बनाता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस आपको ये याद रखना है कि लो टेम्परेचर में क्या करते हैं, फ्यूल ऑयल बनता है। क्योंकि हमारे एग्जाम में इंडिया से रिलेटेड केसेस पूछेंगे तो वो हम लोग देखेंगे। Initially, solid waste is shredded to less than 50 mm size, air clarified to separate organic and dried in the air dryer. Organic portion is screened, passed through a Harmer miller to reduce the particle size less than 3 mm and उसके बाद उसका हम pyrolysis करते हैं at the temperature of 500 डिग्री C। ये पूरा प्रोसेस है। सॉलिड वेस्ट को हम रखते हैं एक जगह पे और फिर उसको हम क्लासीफाई कर लेते हैं। कोई भी सिंपल वे में समझते चलो, एक एक स्टेप में बता देती हूँ काफ़ी इजी वे में। सॉलिड वेस्ट कोई भी आया, ठीक है, तो उसमें से पहले हम उसका सेग्रीगेशन करते हैं। सेग्रीगेशन मतलब जो भी सब्सटेंस इसमें से, सेग्रीगेशन बेसिकली 3R या 4R रूल के थ्रू किया जाता है। मतलब जो भी इसमें से रिड्यूस या रिसाइकल या रीयूज करने वाले सब्सटेंस होते हैं उन सभी को अलग कर लिया जाता है, छांट लिया जाता है और फिर इसमें लिक्विड और सॉलिड वेस्ट को अलग अलग रखा ही जाता है। ऑब्वियसली ये सॉलिड वेस्ट ही लिया जा रहा है, तो पहले इसमें से सारी चीज़ें सेग्रीगेट कर लेते हैं। सेग्रीगेट करने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करने के बाद इसको हम पहुंचाते हैं कहाँ पे, तो वहाँ पे जहाँ पे इसका हम डाइजेशन करते हैं, यानी कि पायरोलिसिस करें, इंसिनरेशन करें या गैसिफिकेशन करें, तो ऐसे प्लांट्स में इनको पहुंचा दिया जाता है। जब ये वहाँ पहुंचते हैं तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ऑलमोस्ट 80 to 90% इसमें मॉइस्चर होता है। तो इसको पहले हम फैला देते हैं पूरा, ताकि सनलाइट में इसका मॉइस्चर जो है वो अलग हो जाए। उसके बाद हम इसको एक एयर क्लासीफायर में डालते हैं जितने भी ये सॉलिड वेस्ट हैं, ताकि सब में हवा के थ्रू जो भी मॉइस्चर है उनको हटाया जा सके। उसके बाद वो ड्रायर में रखते हैं और उसको सुखाते हैं। उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनका साइज काफ़ी बड़ा होगा और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनका साइज छोटा होगा, तो इन सभी को एक साइज में करने का काम यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद
इसमें से जो भी गैसेस बाहर निकलती हैं, सिंपल समझ लो कि जो इसमें से मैग्नेटिक मटेरियल या जो बालू मिट्टी रह जाते हैं उन सभी को छांट दिया जाता है और उसके बाद इनको भेजा जाता है अपर चैम्बर में, जहाँ इनको जलाया जाता है। यानी कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जब हम इसको जलाते हैं तो इसमें से बहुत अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। गैस को हम अलग रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर लेते हैं, ऑयल को, चार को, जो भी चीज़ें मिलती हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको समझा दिया है बहुत ही शॉर्ट टर्म में। अब यहाँ पे देख लो, एनर्जी इनपुट इसके लिए 56 kg फ्यूल गैस से ऑलमोस्ट 72 लाख और ऑलमोस्ट 7,25,356 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट होती है। तो ये अलग अलग दिया हुआ है, हमें इंडिया का डाटा याद रखना है, रिसेंट का जो भी होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे ये नेट गेन दिया हुआ है कि 42% गेन होता है टोटल। अब यहाँ पे रिसोर्स रिकवरी की बात की गई है, कंपोस्टिंग एंड बायोमेथेनेशन है, मतलब कंपोस्टिंग या बायोमेथेनेशन से कैसे रिसोर्स रिकवर किया जा सकता है। तो सिंपल समझिए, रिसोर्स रिकवरी का मतलब होता है सेलेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ डिस्पोज्ड सॉलिड वेस्ट मटेरियल फॉर ए स्पेसिफिक नेक्स्ट यूज। अगला यूज करने के लिए हम सब्सटेंसों को इस्तेमाल करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं, एनर्जी जनरेशन करते हैं, ताकि जो वेस्ट है उससे मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके। रिसोर्स रिकवरी जो है वो डिफर करता है मैनेजमेंट में, अलग अलग चीज़ों में। नंबर ऑफ स्टडी या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है जो है वो इंडिकेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का किस तरह का है, सोर्स सेपरेशन कैसे किया गया है, कलेक्शन फॉलोड कैसे कलेक्शन किया गया है, क्या उसके बाद रीयूज के लिए जो भी सब्सटेंस थे उनको इस्तेमाल अलग कर लिया गया है, क्या रिसाइकलिंग के लिए भेजा गया है, या जो ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है उनको अलग रखा गया है, नॉन ऑर्गेनिक फ्रैक्शंस को अलग रखा गया है। तो ये सभी चीज़ों को हम अलग अलग छांट देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ही हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं, नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का नहीं कर सकते हैं। तो नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए हो जाता है पायरोलिसिस एंड इंसिनरेशन और पैलेटाइजेशन। पैलेटाइजेशन भी हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है पैलेटाइजेशन। पहले आज देख लेते हैं बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। तो सिंपल याद रखना है, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन वैसे सब्सटेंस का होगा जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे। तो ऑर्गेनिक मटेरियल वाले सभी सब्सटेंस का क्या होता है, बायोमिथेनेशन या बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन इसे हम कहते हैं। ऑर्गेनिक नेचर अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे पेपर प्रोडक्ट हो सकते हैं, फूड स्क्रैप हो सकता है, या प्लांट मटेरियल हो सकता है, या एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है। तो इन सभी के लिए हम कहते हैं कंपोस्टिंग या डाइजेशन प्रोसेस, जिसे डिकम्पोजिशन कहते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो रिसाइकल करने के बाद उसे हम भेज देते हैं कहाँ पे, मीथेन प्रोडक्शन के लिए। जब भी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मीथेन गैस का, और इस मीथेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरीके से। इनका किचन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल समझिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस एक बहुत ही कंट्रोल्ड और एक्सीलरेटेड प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि डिकम्पोजिशन जो है वो परफॉर्म किया जाता है फंगी एंड बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, तो ये फंजाई और बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। ये याद रखना है आपको, हो सकता है सवाल पूछ दे कि डिकम्पोजिशन में कौन अपना मुख्य रोल प्ले करता है। तो ये है फंजाई और बैक्टीरिया, ये दोनों ही अपना मेन रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। कंपोस्टिंग और डाइजेशन मेथड जो है ये अलग अलग टेक्नोलॉजी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें मिल सके। डिकम्पोजिशन में भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे सिंपल एनारोबिक, एरोबिक और कंपोस्टिंग। एनारोबिक का मतलब हो गया विदाउट ऑक्सीजन। जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, O2 के बिना जब हम करेंगे तो उसे हम कहते हैं एनारोबिक प्रोसेस। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए ध्यान से आप नोट भी बना सकते हो अपना, खुद का नोट्स आपके पास रहेंगे तो आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। एनारोबिक का मतलब विदाउट ऑक्सीजन,
एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसलिए एरोबिक डिकम्पोजिशन जो है इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है बैक्टीरिया और फंजाई। इसके बाद है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में आपको पता है ये सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है अर्थवर्म। कंपोस्टिंग में मेन रोल प्ले करता है अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स क्या करते हैं, जो भी बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं उन सभी को बहुत ही ज़्यादा महीन पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद उस पर बैक्टीरिया या फंजाई जब एक्ट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सब्सटेंस या यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इसीलिए अर्थवर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस थे, अभी हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है एरोबिक प्रोसेस, क्या होता है एनारोबिक प्रोसेस, और क्या होता है कंपोस्टिंग। ऑर्गेनिक मटेरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू अगर कंपोस्टिंग करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, तो उसे कंपोस्टिंग कहा जाता है। कंपोस्ट का मतलब होता है पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, और इसमें ह्यूमस का प्रोडक्शन होता है। कंप्लीटली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर जो है ये बनता है ह्यूमस, जो हम लोग, और ह्यूमस आपको पता ही है ये अर्थ की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। कंपोस्ट इस्तेमाल करने का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, ये तो आप जानते ही हो। इनका लैंडस्केप एंड गार्डन्स में इस्तेमाल किया जाता है एज ए कंपोस्ट। सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है। सॉइल एबिलिटी टू होल्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, सॉइल की एबिलिटी बढ़ा देता है ताकि वो न्यूट्रिएंट या वाटर को मैक्सिमम समय तक होल्ड करके रख सकें। जितने भी लिविंग सॉइल में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें लगता है मिट्टी में कोई जानवर नहीं रह सकता है, पर मिट्टी में भी बहुत सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो ये ह्यूमस उनको लाइफ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है उनको जीने में। हेल्प डिजॉल्व मिनरल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी मिनरल्स या जो भी फर्टिलाइजर्स हम डालते हैं उनको प्लांट्स के इस्तेमाल करने लायक बनाने का काम भी ह्यूमस का ही करता है, या केमिकल बैलेंस बनाने का काम करता है। अदरवाइज मतलब स्टरलाइजेशन को बचाता है, सॉइल फर्टिलिटी को बना के रखता है। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बैलेंस्ड होती है, ऐसा ना हो कि किसी चीज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हो, कोई कम हो गई। तो सिंपल वे में सॉइल सैलिनिटी से प्रोटेक्ट करता है, सॉइल की सैलिनिटी बढ़ने देने से ये प्रोटेक्ट करता है। या बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सर्टेन सॉइल पेस्ट, मतलब कुछ ऐसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सॉइल में होते हैं तो उन्हें मारने का काम भी इसका होता है। तो ये सारे यूजफुल चीज़ें थी कंपोस्टिंग की। कंपोस्टिंग में आ गए, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोस्टिंग के टाइप्स, जिसमें 2 तरह के टाइप्स हैं, एरोबिक कंपोस्टिंग और एनारोबिक कंपोस्टिंग। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, प्लस अगर आपका कोई डिमांड है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।